WWE की हिस्ट्री की सबसे हाइप्ड मंडे नाइट रॉ खत्म हो चुकी है। रोमन रेंस दोबारा से बन चुके हैं हमारे ट्राइबल चीफ और रॉक ने आज जो कैरेक्टर में ट्विस्ट मारा भाई वो किसने आते हुए सोचा था। अंडरटेकर, हल्क होगन और कई सारे सरप्राइजेस भी शो को रिव्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। 300K रोड इज ऑन फॉर रेसलमेनिया 41, तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। और बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करना चाहता हूं सीधा इस मंडे नाइट रॉ से। नेटफ्लिक्स पे आज डेब्यू हुआ इंटुइट डोम इन लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया। और क्या कमाल का वेन्यू है भाई, क्या जगह है एक रेसलिंग शो करने के लिए। जो टेक्नोलॉजी है, जो लाइटिंग है, जो पायरो है, जिस तरीके से कैमरा वर्क करा गया भाई, इंसेन प्रेजेंटेशन थी आज इस शो में WWE की। जैसा कि मैंने कहा वेन्यू कितना कमाल है। हर चेयर के आसपास जहां लोग बैठे थे LEDs लगा रखी हैं जो कि एक अलग ही लुक देती हैं। और वो पूरा स्पॉन्सर्स का भरा हुआ मैट, उस पे थोड़े मिक्स्ड ओपिनियंस है मेरे। लेकिन अगर शो की बात करें तो जिस तरीके से स्टार्ट होता है बहुत ही बढ़िया था भाई। रिंग को जो है वो चारों तरफ से कर्टन से घेरा जाता है और उस पे स्टार्टिंग का प्रोमो प्रोजेक्ट करा जा रहा होता है जो कि रॉक की हिस्ट्री की बात करता है कि कैसे आज WWE यहां तक पहुंची है। और ट्रिपल एच की आवाज में सारी स्टोरी चल रही है कि क्या WWE की हिस्ट्री रही है रॉक की। और आज फाइनली वो नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं और देखने को मिलता है कि कैसे जब तक ये पूरी वीडियो खत्म होती है जो चल रही थी, एक रिंग कैनवस में पूरी पेंटिंग बनी आ जाती है और बहुत ही कूल प्रेजेंटेशंस थी। कर्टन्स नीचे गिरते हैं और रिंग के बीचों बीच खड़े हुए ट्रिपल एच। बहुत ही अनबिलीवेबल और अच्छे से सोची गई प्रेजेंटेशन थी। ट्रिपल एच बात करते हैं कि किस तरीके से यहां पे नेटफ्लिक्स की एरा WWE में आ चुकी है। 17,000 से भी ज्यादा WWE फैंस उस इंटुइट डोम के अंदर हैं और आज शोर मचाओ, बिकॉज जो क्वेश्चन वो पूछना चाहते हैं उसका आंसर उन्हें पता है। बट वो पूछते हैं आर यू रेडी। और एक चीज मैं मेंशन कर दूं यहां कि ये जो कोल्ड ओपनर चला था यहां पे सेगमेंट, इसमें ब्रॉक लेसनर को भी मेंशन करा गया था। अगर वो वर्थ इट है पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। तो ट्रिपल एच सबको वेलकम करके वहां से चले जाते हैं और फिर म्यूजिक बजता है इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग। और जो रॉक आज लेके आ रहे थे अपना कैरेक्टर, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हमें कुछ देखने को मिलेगा। रॉक के अनबिलीवेबल एंट्रेंस, उनका चश्मा और उनकी जो दाढ़ी थी, ऐसा लग रहा था कि वो 15 साल अपनी एज से ज्यादा बड़े हो गए हैं। लेकिन रॉक आते हैं यहाँ पे और वो क्लियरली भाई जो पॉप उनको मिली, जो ओवेशन थी यहाँ पे, लोग चिल्स, गूज़बम्प्स मोमेंट्स थी ऑब्वियसली। और उसके बाद वो आगे बात करते हैं कैसे एक टाइम था, एक जमाना था जहां पे या तो तुम सिर्फ WWE को अरीना में देख सकते थे जाके, या सैटरडे का इंतजार करना पड़ता था टीवी पे देखने के लिए। वो कहते हैं अब देख लो हम नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं। तो कितनी कमाल की चीज है कि सारी दुनिया एक टाइम पे एक ही जगह पे इकट्ठी होके WWE को देख सकती है। वो थैंक यू बोलते हैं कुछ लोगों को यहाँ पे, और उससे पहले वो फाइनली द रॉक हैज कम बैक करने वाले थे। WWE हैज कम बैक नेटफ्लिक्स को भी बोलते हैं, उसके बाद बुलशिट बोलते हैं। और आज बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो शो के अंदर सेंसर नहीं करी गई। वो बताते हैं कि कैसे आज की मंडे नाइट रॉ लार्जेस्ट गेट इन द हिस्ट्री है, यानी कि सबसे महंगी टिकट्स जो है बिकी आज तक किसी भी रॉ के लिए इन हिस्ट्री ऑफ WWE। कुछ लोगों को यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं नेटफ्लिक्स के पार्टनर्स को जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। और अपने आप को वो बुलाते हैं द हाई चीफ स्वेली। और वो बेसिकली कहते हैं कि भाई देखो, मेरे जो ग्रैंडफादर और फादर के पास होने के बाद इस क्राउन को मैं संभालूंगा। और वो अपने आप को हाई चीफ बोलना शुरू हो चुके हैं। लेकिन सबसे कंफ्यूजिंग बिट वहां पे आई जब रॉक बोलते हैं एक थैंक यू ऐसे बंदे को जिसके साथ लास्ट ईयर उन्होंने खून बहाया था। वो कहते हैं मैं दोबारा वो बहा सकता हूं, लेकिन उसने इस कंपनी को अपनी बैक पे कैरी करा है। और वो कोडी रोड्स आउट ऑफ एवरीवन, उनको थैंक यू बोलते हैं। और कोडी रोड्स बिल्कुल सही टाइम पे रिंग साइड पे ही खड़े थे और वो खुश हो रहे हैं। और उसके बाद रॉक उनको थैंक यू बोलते हैं कि भाई जो भी तूने WWE के लिए किया है उसके लिए तेरा बहुत बड़ा थैंक यू। और मामा रोड्स को तू ये भी बोल दियो कि भाई आई सेड हेलो। तो भाई ये चीज उन्होंने बोली। और उसके बाद वो इस ट्राइबल कॉम्बैट के मैच से पहले रोमन रेंस को एज द ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करके कहते हैं कि इस मैच को मैं बहुत क्लोजली देखने वाला हूं। तो ये तो पूरा कैरेक्टर ही चेंज हो गया। और जिस तरीके से रॉक का प्रोमो था, क्लियरली इंडिकेशन यही मिल रही थी कि रॉक जो है भाई वो इस साल रेसलमेनिया का पार्ट नहीं होने वाले हैं। और इसके बहुत सारे और भी आगे आपको ऐसे आइडियाज मिल जाएंगे जिससे काफी हद तक ये बात अब कंफर्म हो चुकी है। तो यहां पे वो अपना कैच फ्रेज बोलते हैं इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक क्राउड बोलता है इज कुकिंग, वापस वो बोलते हैं और यहां से चले जाते हैं। काफी ग्रैंड ये ओपनिंग थी। लेकिन जो पहला मैच आज देखने को मिला वो था रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ, एक ट्राइबल कॉम्बैट के अंदर। और आज इस मैच के अंदर
जो ऑरा थी रोमन रेंस के साथ, इतने टाइम के बाद प्रॉपर एंट्रेंस वाइज मैन पॉल हेमन के साथ भाई इनटू ए डोम, जिस तरीके से लोग भरे हुए थे ना इसके अंदर खचा खच, और जो कैमरा वर्क है ड्रोन से एंट्रेंस शूट करी जा रही है, बहुत ही बढ़िया भाई यहाँ पे सब कुछ था। फक यू सोलो की चैंट्स हुई जो कि अनसेंसर्ड थी, तो आज मैं भी एफ यू सोलो नहीं बोलूंगा भाई, पूरा बोलूंगा, आज मैं भी मजे लूंगा यहाँ पे। लेकिन पूरा मैच हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सोलो सिकोआ के पास 95% मोमेंटम था इस मैच के अंदर। ये मैच चल रहा था लेकिन रोमन रेंस काफी डैमेज ले रहे थे, और एक चीज जो मैंने बेबी फेस रोमन में मिस करी है कि वो ट्रैश टॉक नहीं कर पाते मैच के टाइम पे, जो कि एक बहुत बड़ा एलिमेंट था उनके मैचेस का एज अ हील। तो यहाँ पे रोमन को फाइनली कमबैक मिलता है जब ये टेबल सेटअप थी रिंग के अंदर, और सोलो सिकोआ पंचेस मार रहे थे रोमन रेंस को कॉर्नर में, लेकिन रोमन सोलो को उठा के यहाँ पे पावर बॉम्ब कर देते हैं। बट जैसे ही वो पिन के ले जाते हैं, टामा टोंगा रेफरी को आगे बाहर खींच लेते हैं, और उसके बाद जेकब फाटू आते हैं और उनको अटैक करते हैं रोमन को। सोलो स्पाइक पड़ता है रोमन रेंस को, बट फिर भी रोमन रेंस किक आउट कर देते हैं। बहुत बड़ी मोमेंट थी। इसके बाद सैमी ज़ेन और जिमी ऊसो बाहर आते हैं बचाने के लिए, उनकी ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे ब्लड लाइन के साथ, और उसके बाद पहले सुपर किक पड़ती है सोलो को, उसके बाद उनको एक हेलुवा किक पड़ती है, स्पीयर भी पड़ता है, और तब भी यहाँ पे सोलो सिकोआ किक आउट कर देते हैं। तो सोलो को भी कुछ कम यहाँ पे दिखाया नहीं जा रहा था। तो ब्लड लाइन और ओजी ब्लड लाइन ब्रॉल करते करते यहाँ से गायब हो जाते हैं। रोमन रेंस दोबारा से अपने स्पीयर के लिए जाने वाले थे, बट आउट ऑफ नोवेयर केविन ओवेंस आ जाते हैं और स्टनर मार देते हैं रोमन रेंस को, क्योंकि उनसे ये नहीं देखा जा रहा कि रोमन आज भी जीत कैसे रहा है। जबकि आई डोंट नो कि क्या ये लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग का प्लॉट है कि केविन ओवेंस क्यों वहां पे बीच में आ गए। फिर फाइनली कोडी रोड्स आते हैं, केविन ओवेंस को मारने के लिए इनकी ब्रॉल होती है, और रोमन रेंस इतने ट्राइज के बाद एक स्पीयर लगा पाते हैं सोलो सिकोआ के ऊपर, और पिन कर चुके हैं सोलो सिकोआ को टू विन दैट क्राउन ऑफ द ट्राइबल चीफ। और पॉल हेमन आते हैं रिंग में उला फाला लेके, रोमन रेंस की तरफ देख रहे होते हैं। काफी इमोशनल मोमेंट थी, लेकिन फिर चलते हुए आ जाते हैं नीचे रॉक, और दोबारा से रिंग के अंदर घुसते हैं। पॉल हेमन से वो उला फाला मांगते हैं, और खुद आके रोमन रेंस के गले में उस उला फाला को पहनाया और क्राउन कर दिया रोमन रेंस को एज द ऑफिशियल एंड द ओनली एंड द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। तो रॉक का यहाँ पे कुछ भी हमें ऐसा नहीं देखने को मिला कि भाई रोमन को मार दिया उसके बाद या पॉल हेमन का टर्न हो जाए। WWE ने बिल्कुल सिंपल रखा है इस चीज को, और ये सेकंड हिंट है आप लोगों के लिए कि आखिर क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रॉक का करंट स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है शायद, और वो रेसलमेनिया में इस साल आने वाले भी नहीं है। लेकिन बहुत कूल मोमेंट, और रोमन रेंस के लिए बहुत बढ़िया, बिकॉज वो बन चुके हैं दोबारा ट्राइबल चीफ। इसके बाद न्यू डे थी, ऊपर उनकी इंटरव्यू करी जाती है, और यहाँ पे लॉस एंजलिस में केंड्रिक लमार बहुत पॉपुलर हैं, तो उनको डिस करते हैं यहाँ पे न्यू डे, बोलते हैं कि तुमने ऐसे बंदे को इतना पॉपुलर करवा दिया, और वो यहाँ पे ड्रेक की साइड ले जाते हैं कि तभी वो बेटर तेरी बीफ जीत गया, बिकॉज ड्रेक काफी बेटर है केंड्रिक लमार से। और फनी ये था कि आज पूरे टाइम पे ऊपर स्वीट्स में काफी सारे एनएक्सटी के सुपरस्टार्स, स्मैकडाउन के सुपरस्टार्स पार्टी कर रहे थे। न्यू डे भी उस पार्टी में थी, बट उनसे कोई बात नहीं कर रहा था। कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड साइड में खड़े हुए थे। ये बहुत ही ज्यादा फनी मुझे लग रहा था इस शो के अंदर। इसके बाद फाइनली आज टीज कर दिया गया है कि वो लूचाडोर और कोई नहीं बल्कि पेंटा ही है, बिकॉज स्क्रीन पे टीजर आता है और क्लियरली पेंटा नाम ही लिखा आ गया। और इसके बाद एक पॉइंट था शो में जहां पे चैड गेबल जाते हैं एडम पियर्स के पास, और वो बात करते हैं कि किस तरीके से 2025 और भी बड़ा साल उनके लिए होगा, और वो एडम पियर्स को बोलते हैं कि सबसे बड़ा लूचाडोर जो है तेरे पास उसको मेरे अगेंस्ट रख नेक्स्ट वीक ऑन मंडे नाइट रॉ। तो एडम पियर्स कहते हैं ठीक है, मेरे दिमाग में एक बंदा है, और वो ऑब्वियसली पेंटा होने वाले हैं, लेकिन अभी मिस्ट्री की तरह उसको दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट वीक पेंटा विल डेब्यू अगेंस्ट चैड गेबल। एक 5 स्टार क्लासिक मैच हमारा इंतजार कर रहा है। अब जिस चीज के लिए काफी लोग इस रॉ का इंतजार कर रहे थे वो था जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर, और जॉन सीना का म्यूजिक हिट होता है, वो रिंग में आते हैं अपने इन ब्लू कपड़ों के अंदर, और वो आके यहाँ पे जो ओवेशन लेते हैं, जिस तरीके से क्राउड ने चीयर करा सीना के लिए, थैंक यू सीना की चैंट्स लगाई, जॉन सीना ओवरवेल्म फील कर रहे थे, क्लियरली उनके चेहरे से दिख रहा था। तो सीना यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे लॉस एंजलिस बेस्ट पॉसिबल जगह है जहां से वो अपना रिटायरमेंट टूर स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहीं पे गोल्ड जिम के अंदर वो पहले अपना वर्कआउट करते थे, ट्रेनिंग दिया करते थे, उसके बाद यहीं पे उन्होंने अपना फर्स्ट चैंपियनशिप जीता, यहीं पे वो रेंट पे लेके घर भी रहते थे इंगलवुड कैलिफोर्निया में। तो लॉस एंजलिस उनके दिल के काफी करीब है। वो बात करते हैं कि जब से मैंने अनाउंस किया कि मैं रिटायर होने वाला हूं, बहुत सारे लोग मीडिया में अलग अलग नामों की बात कर रहे हैं कि कौन मेरा अपोनेंट होगा रेसलमेनिया में, कौन मेरा आखिरी मैच होगा दिसंबर में, और कुछ नाम जो उन्होंने यहाँ पे ड्रॉप करे वो था ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक,
गुंथर, लोगन पॉल और कोडी रोड्स। तो आप क्लियरली इसको इतना लाइटली ना लें, ये चुपचाप सीना नाम तो बोल के चले गए, लेकिन मैं गारंटी कर सकता हूं कि ये सारे मैच सीना के इस रन में हमें देखने को जरूर मिलेंगे। वो कहते हैं इस पे भी काफी स्पेकुलेशन होती है कि क्या फाइनली जॉन सीना एक रिकॉर्ड बनाएगा, हिस्ट्री बनाएगा और फाइनली वो 17 टाइम चैंपियन बन जाएगा WWE के अंदर। लेकिन सीना यहां पे कहते हैं कि भाई मैं 2446 डेज यानी कि ऑलमोस्ट 6 साल में एक सिंगल्स रेसलिंग मैच नहीं जीता हूं। तो 17 टाइम चैंपियनशिप की तुम जितनी भी बात कर लो, अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं, बिकॉज फैंस हमेशा से मेरे साथ ऑनेस्ट रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मैं कभी भी 17 टाइम चैंपियन बनूंगा। आई डोंट थिंक वो कभी पॉसिबल हो पाएगा। वो कहते हैं माय टाइम इज अप और देयर टाइम इज नाउ, यानी कि जो बाकी का लॉकर रूम है उसका अब समय आ चुका है। तो क्राउड काफी बू करता है इस बात को और जॉन सीना के लिए यू डिजर्व इट की भी चैंट्स होती हैं। और उसके बाद सीना कहते हैं चलो ठीक है भाई, एक बात तो हमारे बिजनेस में बोलते हैं कि नेवर से नेवर। तो अगर मुझे नेवर हटाना हो तो मैं इतना बोल सकता हूं कि एक मिरेकल लगेगा अगर मुझे दोबारा चैंपियनशिप जीतनी है। और मिरेकल्स क्या हो सकते हैं कि मुझे भाई एलिमिनेशन चेंबर जीतनी पड़ जाए, कुछ ऐसा करना पड़े कि मैं रेसलमेनिया तक चले जाऊं, यानी कि रॉयल रंबल जीतनी पड़े। और उनको यहां पे वो आइडिया स्ट्राइक होता है कि मुझे रॉयल रंबल में जाना है। और जॉन सीना को यहां से आइडिया मिल गया था कि कैसे उस मिरेकल को वो ट्रू कर सकते हैं और उन्होंने यहां पे अपने आप को अनाउंस कर दिया रॉयल रंबल के लिए। वो कहते हैं देखो भाई, मेरे रॉयल रंबल के जीतने के चांसेस मेरे ऑस्कर के जीतने से चांसेस से भी काफी कम है। और तुम्हें पता है मैं जिस तरीके का एक्टर हूं, मैं ऑस्कर जिंदगी में कभी नहीं जीतने वाला। तो जॉन सीना अपनी बेइज्जती मारते हुए, अपने आप को अंडरडॉग की तरह बुक करते हुए कहते हैं कि देखो भाई, इट साउंड्स इम्पॉसिबल बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। और अगर मैं अब कभी नेवर बोलता हूं तो आई ओनली से नेवर गिव अप। तो ना ही सिर्फ मैं रॉयल रंबल में जा रहा हूं, मैं रॉयल रंबल मैच में उसको जीतने जा रहा हूं और मैं हिस्ट्री बनाने वाला हूं WWE के अंदर। आई डोंट थिंक इससे क्लियर कुछ WWE बता सकती है कि जॉन सीना इज गोइंग या फिर कोडी रोड्स और गुंथर के लिए, और वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप को चेज कर रहे हैं रेसलमेनिया के लिए। बहुत ही बढ़िया प्रोमो था, स्ट्रेट फॉरवर्ड था, अपने प्लान सीना ने क्लियर करे, जो एक्सपेक्टेड था वो हमें यहां पे सीना की तरफ से सुनने को मिला। रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच, और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस मैच को बुक करा गया काफी बढ़िया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लोग उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे, जो कि शुरू में काफी ऐसे ट्रू भी था, बिकॉज इतनी हाई पिच मोमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी थी कि लोगों को ऐसे थोड़ा भाई रेस्ट करने का भी मौका चाहिए। लेकिन माइकल कोल ने आज एक लाइन बोली कमेंट्री के ऊपर, और ये बहुत फनी थी कि एज ने मैनिपुलेट कर दिया था रिया रिप्ली को जजमेंट डे ज्वाइन करने के लिए। तो भाई कुछ लोग बोलेंगे कोप या फिर एडम कोपलैंड को क्यों तोड़ दिया यहाँ माइकल कोल ने, लेकिन ये फनी था बहुत। तो यहाँ पे रिप टाइड पे पहले किक आउट करती हैं रिया रिप्ली, और उसके बाद ओब्लिवियन लगता है चेयर पे। डोमिनिक एक तरफ से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, रकेल दूसरी तरफ से आती हैं, ओब्लिवियन चेयर पे लगता है, बट रिया रिप्ली तब भी किक आउट कर देती हैं। और उसके बाद 2 और रिप टाइड वो लगाती हैं, लिव मॉर्गन को एंड कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं, एंड शी इज द न्यू WWE विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। यहाँ कोई बेकी लिंच नहीं, कोई शार्लेट फ्लेयर नहीं, कोई बड़ा रिटर्न हमें देखने को नहीं मिला। क्लियरली WWE सारी चीजें रॉ के बजाय रॉयल रंबल के लिए बचा रही है। और यहाँ पे हमें गाइस देखने को मिलता है कि डोमिनिक आते हैं रिंग में और वो हग ऑफर करते हैं रिया रिप्ली को ऑब्वियसली, और माइकल कोल डोमिनिक को एक गोल्ड डिगर भी बुलाते हैं कि भाई अब रिया चैंपियन है तो उसके पीछे जा रहा है। बट रिया रिप्ली ऑब्वियसली ये बात अब जानती है, उन्होंने रिप टाइड लगाई यहाँ पे क्लियरली और डिस्ट्रॉय कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को, लो भी मारती हैं। बट जैसे ही वो अपना एग्जिट कर रही थी, अंडरटेकर का गॉन्ग बज जाता है और उसके बाद अमेरिकन बैडएस की एंट्रेंस होती है यहाँ पे। और मुझे इतना फनी लग रहा था जैसे मान लो भाई मैं पार्क में नहीं, हम मैच जीत जाते थे क्रिकेट का और मैंने मान लो आज सेंचुरी लगा दी, तो मैं अकेला सेलिब्रेट कर रहा हूं, तो साइड से निकलते हुए जो अंकल गेड़ी मार के जाते हैं वो बड़ा हा हा करके जाते हैं कि भाई वाह क्या खेला है तू आज। तो अंडरटेकर बिल्कुल आज वही कर रहे थे कि आसपास कहीं बाइक पे जा रहा था, देखा रिया जीत गई, बाइक लेते हुए आए, चारों तरफ घुमाई रिया रिप्ली के साथ, 2 पोज मारे और अंडरटेकर वहां से चले गए। बट कूल मोमेंट्स, लेजेंड्स मोमेंट्स होती हैं और इसको WWE ने यहाँ पे दिखाया रिया रिप्ली के साथ। इसके बाद एक और हिंट मैं आपको दे देता हूं, जहां से और शायद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों रॉक रेसलमेनिया में नहीं आने वाले। इंस्टाग्राम पे लाइव हो जाते हैं ये, जैसे ही इन्होंने एग्जिट करा गोरिल्ला में पहले घूमे, पीछे लोगों से मिल रहे हैं बैक स्टेज। लेकिन जो सबसे बड़ी मोमेंट थी, कोडी रोड्स को भाई ड्रिंक ऑफर कर रहे हैं, उसको गले मिल रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? इतनी तुमने स्टोरी टेलिंग करी, क्या हुआ उस चीज का जो नाइट आफ्टर रेसलमेनिया 40 में हमें देखने को मिला था रॉक और कोडी के बीच में? ये दोस्त बन गए, इतनी अच्छी बातें इनके बीच में हो रही है, रॉक सिर्फ गुमराह कर रहे हैं यहाँ पे कोडी रोड्स को। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कोडी के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव किया। उसके बाद अपने ट्रक में बैठते हैं और बोलते हैं कल NXT में मैं तुमसे मिलता हूं। तो कल रॉक NXT में भी आने वाले हैं।
NXT देखनी पड़ेगी भाई, कल से ऐसा लगता है हर हफ्ते देखेंगे, लेकिन भाई NXT में रॉक आके क्या करेंगे वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत ज्यादा देखना। इसके बाद जे ऊसो और ड्रू मैकिंटायर का मैच हुआ, और अगर मुझे एक वीक पॉइंट पकड़ना हो इस पूरी चीज के अंदर तो मैं यही बोलूंगा कि भाई ये मैच में लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं थे फॉर सम रीजन, और इस मैच को जिस तरीके से WWE ने भी दिखाया ऐसा लगा है कि बस किसी तरीके से भर दिया उसको टाइम में, बिकॉज जे ऊसो की जो एंट्रेंस थी उसके अलावा यहां पे कुछ भी मेमोरेबल नहीं था, बिकॉज ट्रेविस स्कॉट आते हैं और ट्रेविस स्कॉट लिटरली गाइस नेटफ्लिक्स पे लाइव वीड फूक रहे हैं, फीन गाना बज रहा है, यीट हो रही है, और जो ड्रोन उड़ रहा है इधर उधर उधर इधर, अनबिलीवेबल। एक बार फिर से 10 में से भाई 11 नंबर दो WWE को प्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन अगर हम फाइनली मैच पे आ जाएं तो कुछ इतना खास यहां पे देखने को मिला नहीं। एक पॉइंट होता है जहां पे हमें किक आउट देखने को मिला स्पीयर से, और उसके बाद किक आउट देखने को मिला क्लेमोर से, लेकिन एट द एंड ड्रू मैकिंटायर बार बार क्लेमोर लगाने की कोशिश कर रहे थे। जे ऊसो आउट थे इस मैच से ऑलमोस्ट, लेकिन जब फाइनली वो क्लेमोर के लिए जाते हैं तो जैक नाइफ पिन लगा देते हैं और जीत जाते हैं जे ऊसो आउट ऑफ नोवेयर। और उसके बाद वो अपनी सेलिब्रेशन भी ढंग से नहीं कर पाए, और जैसे ही वो जाते हैं यहाँ पे रैंप पे कट हो जाती है क्लिप, और उसके बाद ये मैच बस वहां पे खत्म। तो WWE ने इसको दिखाया ही नहीं कि ये कोई ज्यादा मैटर करता है, तो भाई हम भी इसको क्या ही बोले, यहाँ पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। अब रोमन रेंस थे बैकस्टेज पॉल हेमन के साथ, और यहाँ पे पॉल हेमन जाते हैं रोमन रेंस के लिए एक बार फिर से उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि तू ट्राइबल चीफ बन गया, और वो कहते हैं कि एक ऐसी हमें स्टेज चाहिए, एक बड़ी स्टेज चाहिए जहां रोमन रेंस तेरे को हम दोबारा वो स्टैचू दे पाए, वो एक पूरी विजन दे पाए कि तू ट्राइबल चीफ है, पूरी दुनिया को बता सके, तो तू बता कहां पे वो मैं तेरे लिए प्लेटफॉर्म खड़ा करूं। और रोमन रेंस कहते हैं कि जनवरी 27 वाली मंडे नाइट रॉ, जो कि एटलांटा जॉर्जिया से होने वाली है, जहां से रोमन रेंस बिलोंग भी करते हैं, तो रोमन रेंस वहां पे आएंगे, और जैसे ही वो जाते हैं यहाँ पे अंदर तो गेट पे लिखा होता है 2K25, यानी कि दो में से एक चीजें हो सकती हैं, या तो उस दिन रोमन रेंस अनाउंस किए जाएंगे या फिर रोमन रेंस अनाउंस किए जाएंगे 2K25 के साथ एज द कवर एथलीट। तो ये चीज यहां पे दिखाई गई, काफी कूल तरीके से इसको भी इंटीग्रेट करा गया। अब एक एम्बैरेसिंग चीज हुई आज मंडे नाइट रॉ पर, वो थी हल्क होगन की, जो कि बाहर आते हैं और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं तो WWE का इतना बड़ा लेजेंड हूं, लोग पागल हो जाएंगे आज मुझे देख के। 17,000 लोगों ने एक साथ मिलके इनको बू करी है इतनी गंदी कि अब हल्क होगन भी याद करेंगे इस बात को रोज बैठ के, बिकॉज उनको जिस तरीके से वापस लाया गया WWE में इतनी सारी एलिगेशंस के बाद और इतनी सारी उल्टी सीधी चीजें होने के बाद, उनको अब फैंस उतना पसंद नहीं करते। और हल्क होगन की रियल अमेरिकन बियर अब ऑफिशियल स्पॉन्सर है WWE के साथ, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो उसको कहीं ना कहीं प्रमोट भी करना था। और हल्क होगन बोलते हैं कि भाई WWE की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट टैग टीम पार्टनर रहा है वो नेटफ्लिक्स है। अपनी टी शर्ट फाड़ते हैं, नीचे नेटफ्लिक्स की टी शर्ट पहनी होती है, और पूरा समय जब वो बोल रहे थे लोग बू कर रहे थे, कोई इंटरेस्टेड नहीं था। इनफैक्ट प्रोमो के एंड तक तो हल्क होगन भी ऐसा था कि भाई खत्म करो, और सीधा वो पीछे भाग जाते हैं। लेकिन इस शो के मेन इवेंट की अब बात करते हैं, CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, और इसको बिल्कुल हाइप करा जा रहा था वो 10 ईयर राइवलरी की तरह। क्या इसने पूरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा? बिल्कुल ये मैच खरा उतरा। अगर मैं रेसलिंग की बात करूं जो रिंग के अंदर देखने को मिली, तो इन दोनों बंदों ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी। अगर सिर्फ रेसलिंग की मैं बात करूं तो इन दोनों रेसलर्स ने कुछ भी डिसअपॉइंट नहीं करा। CM पंक को सेथ रॉलिंस एक गो टू स्लीप लगा देते हैं जो सीधा उनकी नाक पे पड़ती है। उसके बाद CM पंक भी स्टॉम्प लगा देते हैं सेथ रॉलिंस को, एक सेकंड GTS लगाते हैं CM पंक को सेथ रॉलिंस, जिसपे किक आउट हो जाता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था भाई, जबकि मैच ने ज्यादा टाइम नहीं लिया ग्रो होने के लिए, सीधा फिनिशर्स तक ये मैच पहुंच गया था। उसके बाद सेथ रॉलिंस अपना बकल बॉम्ब लगा के एक स्टॉम्प लगाते हैं, बट CM पंक यहां पे रोप ब्रेक कर देते हैं और फिर से वो बच जाते हैं। तो आउटसाइड द रिंग देखने को मिलता है कि कैसे CM पंक को यहां पे पेडिग्री पड़ी, अनाउंसर्स टेबल पे भी, रिंग में भी पेडिग्री पड़ती है, लेकिन तब भी वो यहां पे किक आउट करते जा रहे थे, वो बचते जा रहे थे, या तो कभी रिंग से बाहर चले जा रहे थे। और सेथ रॉलिंस को फाइनली वो एक गो टू स्लीप लगाते हैं, जब सेथ एक एवलांच सुप्लेक्स लगाते हैं टॉप रोप से, उसको फैल्कन एरो में कन्वर्ट करने वाले थे, वो होता नहीं है, रिवर्स हो जाता है गो टू स्लीप में। और सेथ के लिए इतनी अच्छी से वो कनेक्ट हुई कि वो रोप से रिबाउंड होकर वापस CM पंक के कंधों पे आ जाते हैं। एक और गो टू स्लीप लगती है और CM पंक को फिनिशर लगा के इस मैच को जीत चुके हैं। दोनों की हालत खराब थी मैच के एंड में, और WWE मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स का प्रीमियर इस तरीके से हो जाता है खत्म। अब मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे खुदा पहाड़ निकली चुईया, और कहीं ना कहीं उसको हम बाद के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर दे गाइस, क्योंकि ये शो कुछ मोमेंट्स में बहुत ही बढ़िया था, कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं, उतना बड़ा कोई सरप्राइज नहीं है कि मुंह खुले के खुले रह जाएं। तो क्या ये एक थम्स अप था या थम्स डाउन? अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।